नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीए इंटरमीडिएट के पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चैप्टर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के टॉपिक में आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज के टॉपिक में हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम जो है चैप्टर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज जो है उसका क्विक समरी रिवीजन करेंगे। हम जो है वो आपका आईसीआई के मॉड्यूल से ही रिवीजन लेंगे, जो हम क्लास में भी आपको, क्योंकि हमने मॉड्यूल से ही पढ़ाया है तो अब हम उसी बुक को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना। चलिए, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस वन। दोस्तों, बाकी के ऑडिट के जो चैप्टर्स हैं अगर उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको जो है सारे चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां पे अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कमेंट में आप हमें बताइए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो कवर करवाना चाहते हैं, then we will be happy to cover it over here। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक हमारा है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ये हम कवर करना चाह रहे हैं आज हम इसमें क्या देखने को मिलेगा। इसमें हमें कई सारी जो फॉर्म्स होती हैं, है ना, जैसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, सोल ट्रेडर फॉर्म्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, सिनेमा है, होटल है, हायर परचेस एंड लीजिंग कंपनीज होती हैं, राइट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एलएलपीज होती हैं। तो उनके केस में हम लोगों को क्या ऑडिटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए वो इस ओवरऑल सेक्शन में आपको कवर करने को मिलेगा। ठीक है, कंपनी ऑडिट के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से वो देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक ऑडिट्स के लिए भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आपको रिवीजन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे उन सबको लेके यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सारे हम बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑडिट से शुरुआत करेंगे। है, जितना ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट जितने पुराने हैं उतना ही ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट उनका पुराना है, इवन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। अच्छा, कॉन्सेप्ट, कंटेंट एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट जो है इट इज इन ट्यून विद द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समय के हिसाब से, समय की मांग के हिसाब से उसमें भी इवोल्यूशन आते रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जो जरूरत रहती है उसके हिसाब से वो डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स हैं वो एक्सरसाइज किए जाते हैं बिफोर स्पेंडिंग एंड आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली इनकर्ड। गवर्नमेंट ऑडिटिंग इन इंडिया एज एल्सवेयर वाज प्राइमरली एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड था, है ना। ग्रेजुअली ऑडिट ऑफ रिसीप्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स वाज आल्सो टेकन। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में क्या हुआ है, जो मेजर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कमर्शियल ऑडिट जो है वो प्रैक्टिस में आ गया। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑडिट क्या करता है? गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज ए मैकेनिज्म और प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है जी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद का तो पैसा है नहीं, सो इट्स ऑल कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। सो उसको लेकर जो है एक मैकेनिज्म है या प्रोसेस है फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स। अच्छा,
Audit observation based on factual data collection also serves to highlight the lapses of the lower hierarchy. जो सुपरवाइजरी लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनको करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए मदद हो जाती है. ठीक है. Government audit is neither equipped nor intended to be functioning as an investigating agency. इसको investigating agency नहीं बनना है. अच्छा जी. गवर्नमेंट ऑडिट का जो फंक्शन इंडिया में डिस्चार्ज कर रहा है वो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जिसका नाम क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है. और ये जो एजेंसी है थ्रू इंडियन ऑडिटेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, उसके थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है regarding the appointment, salary and duties and power of the C&AG, right? Controller and Auditor General. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको इंडिपेंडेंस है. ओके. अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एंड शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इसके बजाय वो निकाले नहीं जा सकते हैं. ये सिमिलर आइडिया है जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट can be reviewed only when each house of the parliament decide to do so by a majority of not less than 2/3 of the member of the house present and voting. ठीक है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस को लेके बात किया है इस वाले टॉपिक जो है. अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट जो है 1971 है ना, उसमें क्या कहा गया है, फिक्स टेन्योर ऑफ द ऑफिस प्रिस्क्राइब किया है एंड ही शैल बी पेड सैलरी. अच्छा, उसकी सैलरी कितनी होगी, इट इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. चलिए, तीन मोटे मोटे आर्टिकल यहाँ पे निकल के आते हैं. आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड आर्टिकल 151. क्या कहते हैं ये, C&AG shall perform such duty and exercises such power in relation to the accounts of the union and of the state and of any other authority or body as may be prescribed. ठीक है, by the CAG Act 1971. बहुत बढ़िया. आर्टिकल 150 क्या कहता है, आर्टिकल 150 कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार भी दिया है कि जो अकाउंट्स ऑफ द यूनियन है और स्टेट है shall be kept in such a form as the president may on the advice of the C&AG prescribe. ठीक है. तो वहां पे रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं वो भी C&AG प्रिस्क्राइब कर सकता है. C&AG जो है एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा. ठीक है. चलिए, 151 क्या कहता है, 151 कहता है कि रिपोर्ट ऑफ द C&AG relating to the accounts of the union and state shall be submitted to the president या governor, who shall cause them to be led before house of parliament, state legislature. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये बात सामने निकल के आई है कि जो C&AG है वो अपने रिकॉर्ड्स जो है गवर्नर को सबमिट करेगा या प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा एंड इन टर्न दे विल पुट डाउन इनटू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971 है, इट डिफाइंस फंक्शन एंड पावर इन डिटेल. क्या क्या ड्यूटीज हैं, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इनको करना है. ठीक है. अगला क्या काम करना है. अच्छा, जनरल प्रोविजंस क्या क्या है रिलेटिंग टू ऑडिट. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ ईच स्टेट एंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. To audit and report all transaction in the union and of the state relating to the contingency fund और public account जो है उसके बारे में रिपोर्ट करेगा.
अच्छा, जितने भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट रखे जा रहे हैं इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट, उनको ऑडिट करेगा और उनके ऊपर रिपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्या कहा है कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स जो है उसकी भी इनको ऑडिट करनी होगी। तो जहां पे वेयर एनीबडी और अथॉरिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट्स और लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली रखता है, तो यहाँ पे CAG क्या करेगा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, will audit all receipt and expenditure of that body, है ना, एंड उसके ऊपर फिर वो एक रिपोर्ट इशू करेंगे। ठीक है जी। चलिए, अगर इसमें अगली बात कही कि भाई ये जो है इन ए फाइनेंशियल ईयर ये जो ग्रांट है कंसोलिडेटेड फंड से या लोन है इज नॉट लेस देन ₹25 लाख, है ना, and the amount of such a grant or loan is not less than 75% of the total expenditure of that body or authority, तो क्या करेंगे, ऐसे body or authority shall be deemed for this purpose to be substantially financed by such grants or loan as the case में भी ऊपर बात किया था हमने कि जो substantially financed होगा उसका मीनिंग यहाँ पे इन्होंने, अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी ये जो है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड अगर है तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रांट्स एंड लोन्स को भी ऑडिट करेगा जो हमने अभी बात किया था, है ना। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट भी जो है वो ये करेगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस भी इनके स्कोप में आता है। ठीक है जी। पावर्स क्या क्या दिए गए हैं, राइट। अगला जो टॉपिक हमारा है पावर्स की बात कर लेते हैं। पावर क्या कहा गया है, तीन मोटी मोटी बातें इसमें कही गई है। पहली बात क्या कही है कि इंस्पेक्ट करेगा एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन के पास जो है या स्टेट गवर्नमेंट का जो है, फॉर क्रिएशन ऑफ द इनिशियल ऑफ सब्सिडरी अकाउंट, उसको इंस्पेक्ट करने का पावर दिया गया है ना। अच्छा, कोई भी अकाउंट की बुक्स, पेपर्स या अदर डॉक्यूमेंट है ना, which are relevant to the transaction, है ना, be sent to specified places। तो ये जो है पावर है किसके पास, हमारे CRDG के पास। To put such questions or make such observation as he may consider necessary to the person in charge of the office and to call for such information as he may require for the preparation of any account or report which is his duty to prepare। तो वहां पे वो लोगों से बात कर सकता है, लोगों को बुला सकता है या उनसे सवाल जवाब कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ उसकी पावर्स है। अगली बात आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ऑडिट करनी है, तो सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है गवर्नमेंट, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा खर्चा अगर गवर्नमेंट करती है तो वो पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर है ना, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट। आपको क्या करना होगा जब भी आप ऑडिट करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझना होगा कि उसका जो लार्ज पोर्शन ऑफ द इनकम है, लार्ज पोर्शन ऑफ जो एक्सपेंस है वो कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है या अंडर के साइड में जाता है, और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना सारा फोकस लगा के ध्यान केंद्रित करके उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है भाई कि जो बेसिक स्टैंडर्ड सेट किए हैं किस लिए, फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इसलिए किए गए कि भाई जो प्रोविजन फंड्स ऑथराइज्ड किए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, है ना, फिक्सिंग द लिमिट्स विद इन, उसमें एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड, ऐसा नहीं हो कम ज्यादा हो जाए। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड में क्या बात कही है, स्टैंडर्ड में बात कही है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो है दैट कन्फर्म टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट।
ये जो है, जो ऑडिट आप करेंगे रेगुलेशन या रिकॉर्ड के बेस में आप जो वेरीफाई करेंगे रिकॉर्ड्स को, इट इज कॉल्ड एज ए ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। अच्छा, देयर इज अ सैंक्शन इधर स्पेशल और जनरल, है ना, अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजिंग द एक्सपेंडिचर, तो उस केस में इसको कहेंगे ऑडिट ऑफ सैंक्शंस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर किसको कहेंगे, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखना है। एंड ऑडिट ऑफ सैंक्शंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको मेंशन करना है। चलिए अगली बात करेंगे, जो एक प्रोविजन ऑफ फंड्स जो हमारे हैं आउट ऑफ विच द एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, उसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑथराइज किया हुआ होना चाहिए, और इसको क्या कहेंगे, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द फंड्स। ठीक है, और जो खर्चे कर दिए गए हैं विद ड्यू रिगार्ड टू द ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसके कहेंगे, इस ऑडिट को कहेंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। वेरियस प्रोग्राम, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट जहां पे लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते रहते हैं, राइट, तो whether they are running economically and they are yielding result as expected out of them, इस ऑडिट को हम क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट कहेंगे। इन सारे जो टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा अभी सब्सिक्वेंटली करते जाएंगे। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा एक बेस उसका बना लिया है, एंड देन आगे सब्सिक्वेंटली इसके बेस के आगे ही हमें काम करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की बात करेंगे, है ना। उसमें क्या कह रहा है कि भाई ऊपर हमने बात किया है कि जो expenditures है, it conform to the relevant provision of the constitution and of the laws and the rules made thereafter। ठीक है जी, ये रूल्स एंड ऑर्डर्स रेगुलेटिंग क्या करते हैं, पावर्स टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एंड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और ऑफ स्टेट, तो इसको लेके इस कैटेगरी में ये वाला फॉलो करता है। अच्छा, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लेम्स जो है अगेंस्ट गवर्नमेंट विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड ऑफ द स्टेट जो है, डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन डीलिंग विद द गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को भी इस वाले कैटेगरी में रखा गया। रूल्स एंड ऑर्डर जो है रेगुलेटिंग क्या, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आल्सो फॉलोड बाय दिस कैटेगरी। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है कि वो रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, ऑर्डर्स पास करेंगे, है ना, जो इनके सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज हैं उनको इन्हें फॉलो करना होगा। ओके, आगे देखते हैं। It is the function of audit to carry out examination of the various rules, regulations and orders issued by the executive authority to see that they are not inconsistent with any provision of the constitution, they are consistent with the essential requirement of audit, है ना, एंड इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किससे, ऑर्डर्स या रूल्स जो किसने बनाया, हायर अथॉरिटी ने बनाया। अच्छा, अलग से कोई अप्रूवल नहीं लिया है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना, तो उस केस में हमें इश्यू अथॉरिटी passes the necessary rule making power। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है अगेंस्ट रेगुलरिटी इज ऑफ ए क्वासी जुडिशियल टाइप ऑफ द वर्क जो ऑडिट अथॉरिटी करता है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टैट्यूट्स का, रेगुलेशन का, ऑर्डर्स का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, मगर ओवरऑल फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो C&AG के पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, सैंक्शंस की ऑडिट के बारे में बात करेंगे। सो अगर किसी एक्सपेंडिचर का कोई आइटम है इज कवर्ड बाय सैंक्शन, जनरल हो या स्पेशल हो, ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ऑडिट ऑफ सैंक्शन इज डायरेक्टेड
किस रेस्पेक्ट में कि एक्सपेंडिचर जो है प्रॉपरली कवर्ड बाय सैंक्शन है या नहीं, है ना। अच्छा, और दूसरा जो सेटिस्फाई करना है कि जो अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द पर्पस बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन इट, है ना। कहाँ से पावर्स आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से या रूल से या ऑर्डर से, है ना। ठीक है, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द फंड्स में क्या बात कर रहा है वो, इसमें वो कहना चाह रहा है कि भाई जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं फॉर द पर्पस, they have been for the purpose for which the grant and appropriation had been provided, ठीक है, और overall expenditure does not exceed the appropriation made, ठीक है। अगली बात करेंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट की, तो इसमें ऑडिटर्स क्या करेगा, ट्राई टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर अवॉइडेबल और infrastructure expenditure even though they have been incurred in conformity with the existing rules, and with the passage of time it was felt that regularity audit alone was not sufficient to protect properly the public interest, ठीक है। तो उन सिचुएशन में इस वाले को लेके आए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये समरी मिलेगा, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड फाइनली परफॉर्मेंस ऑडिट। हमने परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर बात नहीं किया है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उसका। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है, बेसिकली जितने भी वेरियस प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो वहां पे दो चीजें देखनी है कि भाई वो जो चल रहा है प्रोग्राम वो इकोनॉमिकली एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वेदर दे आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन आर नॉट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला टॉपिक हमारा है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, जो कहाँ से पैसा आ रहा है ना। तो इसमें परवेजिव, ऑल परवेजिव नहीं है। अच्छा, दूसरा है और एज ओल्ड एज ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था, रिसिप्ट्स का उसके बाद में आना शुरू है। इसमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करते हैं कि भाई रेवेन्यू या अदर डेब्ट्स ड्यू टू गवर्नमेंट हैव बीन करेक्टली असेस्ड, अच्छा आगे चलते हैं। तो दूसरा हमें चेक करना होता है कि जो रेगुलेशन या प्रोसीजर्स हैं, राइट, व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड बाय द डिपार्टमेंट एजेंसी, वो इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द केसेस है या नहीं है, एंड फाइनली वेदर दे आर एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट और नॉट, राइट। बना तो दिया है मगर काम नहीं हो रहा है, तो वो दिक्कत वाला काम है, ठीक है। जो चेक्स इंपोज किए हैं टू इंश्योर द प्रॉम्प्ट डिटेक्शन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटी, डबल रिफंड तो नहीं हो रहा है, फ्रॉडुलेंट और पोस्ट रिफंड तो नहीं हो रहा है वाउचर्स का, या लॉस ऑफ रेवेन्यू तो नहीं हो रहा है, किसके थ्रू, फ्रॉड या विलफुल ओमिशन के थ्रू, नेग्लिजेंस टू लिवाई और कलेक्ट टैक्सेस आर टू इशू रिफंड्स, ठीक है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम रिव्यूज एंड प्रोसीजर टू सी दैट कि इंटरनल प्रोसीजर जो है दे आर एडिक्वेटली सिक्योर, correct and regular accounting of demand collection and refund and pursuit of the dues up to final settlement and to suggest improvement, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंट और क्वांटम कितना रखेंगे इस ऑडिट का, भाई ये डिपेंड ऑन द कैटेगरी, और कौन डिटरमाइन करेगा इसको, C&AG करेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके पास स्टोर्स भी होते हैं, इन्वेंट्री भी होते हैं, है ना। सो it has been developed as a part of the expenditure audit में ही कवर करेंगे with respect to the duties and responsibility in respect to C&AG, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है कि जो regulations governing purchase, receipt and issue, custody, sale and inventory taking of stores are well devised and properly carried out. This is what we want to verify under this one. क्या क्या issues हो सकते हैं वहां पे, अनइकोनॉमिकल परचेस हो सकती है ना, लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके केस में हमें ज्यादा स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, डिफेक्टिव आइटम्स आ सकते हैं, इंफीरियर क्वालिटी आइटम सप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो उन चीजों के ऊपर हमें स्पेसिफिकली फोकस रख के काम करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री को देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री है तो वैल्यूएशन इन्वेंट्री कैसे दिखा रहा है, राइट, और फिजिकल वेरिफिकेशन उसका, राइट, फिजिकल अकाउंट्स कि वो टेली हो रहा है या
नहीं हो रहा है। सो इन्वेंट्री का हमने बात किया, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल अकाउंट्स जो हैं, तो पब्लिक जितने भी एंटरप्राइज हैं उनको कमर्शियल अकाउंट्स बनाने होते हैं। उनको 3 कैटेगरी में हम रख सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। पहला तो हो गया डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस विच आर एंगेज्ड इन कमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑपरेशन, है ना, जिनके which are governed by the same laws as other government department agencies। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गए, कॉर्पोरेशंस हो गए, है ना, जो स्पेसिफिक स्टैट्यूट से क्रिएट हुए हैं और मोस्टली दे आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ द लोन या ग्रांट, वहां से आता है। और तीसरा क्या हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेटअप किए गए हैं, ठीक है। इनकी ऑडिट भी सिमिलर मैनर में हमें करना है जैसे हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट की करते हैं जहाँ पे कमर्शियल अकाउंट्स आ गए। सॉरी, खांसी हो रखा है मुझे पिछले 2-3 दिनों से, तो हो सकता है बीच बीच में आपको ये माफ कीजिएगा उसके लिए। चलिए आगे बात करेंगे। सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है ना, वहां पे सीएनजी का रूल डिफाइन किया गया है। किसमें, सब सेक्शन 5, 6 एंड 7। नंबर्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार ये छोटी छोटी चीजें हैं विच माइट कम एज एन एमसीक्यू। चलिए, वैसे ज्यादा आता नहीं है बट अगर जस्ट इन केस आ गया तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी आर एनी अदर कंपनी ओन्ड आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, या पार्टली बाय द सीजी एंड पार्टली बाय द वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे क्या होगा, सीएजी जो है शेल अपॉइंट द ऑडिटर, ठीक है, अंडर सेक्शन 139। अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हमने की हुई है। ऑडिटर के ऊपर हमारा एक बहुत अच्छा चैप्टर हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको प्ले करके देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे जाएंगे तो वहां पे रेट वगैरह सारे लिखे हुए हैं एंड इसके बारे में आप वहां से ज्यादा अच्छे से कवर उस वाले सेक्टर में कर पाएंगे, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Controller and Auditor General of India shall within 60 days from the date of receipt of the audit report have a right to conduct a supplementary audit under section 143, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि भाई एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करनी है तो रिपोर्ट आने के बाद में वो रिकमेंड कर सकता है। कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(6) भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है तो वहां पे भी वो कर सकता है। चलिए, टेस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वही इन्होंने चार्ट में भी जो चीज है वही बता के कहा गया है। सेक्शन 143(6) में क्या कहा है कि सीएनजी इज राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट अपॉन सच ऑडिट, एंड 143(7) क्या कहा है कि बाय एन ऑर्डर कॉज द टेस्ट ऑडिट भी करवा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, है ना, तो ऑडिट तो कर दिया है मगर अगर उसके रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ही प्रॉपर अथॉरिटी को नहीं कम्युनिकेट किए तो इफेक्टिवनेस क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो उनको रिपोर्टिंग प्रॉपरली करनी है ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जा सके, है ना। किस लिए एक्शन लेंगे, वो रेक्टिफाई द इरेगुलरिटी और द इम्प्रॉपरिटी वेयर पॉसिबल, जहां पे भी होगा उस तकलीफ को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और जहां पे नहीं कर पाएंगे वहां पे रियकरेंस को प्रिवेंट करने के कंट्रोल करेंगे। मान ली गलती तो हो चुकी है, अभी उसको रेक्टिफाई करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि फ्यूचर में ना हो, इसके लिए अपन क्या काम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जो रिपोर्टिंग करनी है वो फैक्चुअल करनी है एंड कंक्लूजन्स आर लेफ्ट टू बी ड्रॉन बाय द रीडर। ये हमारे यहाँ का बेस कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में, है ना। दिस इज प्रेजेंटली टू इंश्योर द टोटल ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, सीएडीजी को कोई रोक नहीं रहा है क्या, नथिंग डिबार सीएनडीजी टू व्हाट, टू मेक द रिकमेंडेशन इन द ऑडिट, बट
जनरली हम इसको CNAG जो है इसको छोड़ देते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इसके ऊपर कमेंट करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करने का पोर्शन खत्म होगा। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं, लोकल बॉडीज की बात करेंगे। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज जो हमें करना है ना। लोकल बॉडीज क्या होती हैं? लोकल बॉडीज आपकी हैं, ए म्युनिसिपैलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया, है ना। इसमें क्या समझना चाह रहे हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप इन जनरल में एक लोकेलिटी जो कि एक विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, सिटी हो सकता है, और अदर एरिया स्मॉलर देन ए स्टेट हो सकता है। ठीक है, बाय ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द लोकल इनहेबिटेंट्स, पोजीशन ऑफ ए फेयरली लार्ज ऑटोनॉमी, वो डिसीजन ले सकते हैं वहां पर। राइजिंग एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू थ्रू लोकल टैक्सेशन, आपके प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, राइट, वाटर टैक्सेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हो गए, उस तरह की जो चीजें हैं वहां पे वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर कवर कर रहे हैं इनकर्ड है किसके द्वारा? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, उनको हम किन किन हेड में क्लासिफाई कर सकते हैं? मोटा मोटी हम उनको 6 हेड में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स एंड अदर्स, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अब आप सोच के बताइए कि म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी आपके एरिया का जो है उसका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता होगा? कैन यू टेल मी? तो अगर आप उसको नोट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो बाशिंदे उस इलाके में रहते हैं या जो वाहन वहां से गुजरते हैं, ऑक्ट्राइड, राइट, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है ऑक्ट्राइड, ये जो दो हैं वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है म्युनिसिपल अथॉरिटीज के। बाकी के टैक्सेस क्या है? प्रोफेशनल टैक्स है, नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्स है, राइट, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट है, एनिमल्स एंड बोर्ड्स पे है, टोल्स पे है, शो टैक्स है। तो ये डिफरेंट तरीके के टैक्सेस लगा सकते हैं। अच्छा, साथ में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इनको ग्रांट आता है ना। और 3 तरह की ग्रांट आ सकती है। कौन कौन सी? जनरल पर्पस के लिए आ जाए, है ना, प्राइमरली इंटेंडेड टू सब्सटेंशियली ब्रिज द गैप बिटवीन नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडी। दूसरा क्या हो सकता है? स्पेसिफिक पर्पस की ग्रांट आ सकती है ना, which are tied to the core provision of a certain service or the performance of certain task, किसी प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक आ सकता है। ओवर एंड अबव द थर्ड वाला है स्टैट्यूटरी एंड कंपनसेटरी ग्रांट आ सकती है ना, वेरियस इनेक्टमेंट में आते हैं लोकल बॉडीज को as compensation on account of loss of any revenue or taking over a tax by state government from the local government। तो ये 3 कैटेगरी में इनको गवर्नमेंट ग्रांट आ सकती है। अच्छा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है बिफोर वी एक्चुअली टेक अप द ऑडिट, है ना। क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं उसमें, तो समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल बजटरी प्रोसीजर उनकी समझने की जरूरत है। बजटरी प्रोसीजर में हम क्या करने वाले हैं? इसमें सबसे द ट्विन कंसिडरेशन, बेसिकली इसमें फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आती है और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर आता है। इसमें हमें देखना क्या है, ध्यान रखना है कि फंड्स आर राइज्ड एंड मनी आर स्पेंड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड विद इन द लिमिट ऑफ द सैंक्शन। और जो भी ऑथराइजेशन है बाय द लेजिस्लेचर आर द काउंसिल, उसी के थ्रू करना है। बजट प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम देखते हैं जहां पे हम लेवल ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करते हैं, रेट्स डिसाइड करते हैं या सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर लगाते हैं। अच्छा, हर स्टेट टू स्टेट जो है म्युनिसिपल बजट का फॉर्मेट बदलता रहता है, हेड ऑफ अकाउंट्स भी चेंज होते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें जैसा जैसा खर्चा होगा उस हिसाब से वो हेडिंग देते रहते हैं। फाइनेंस में एक चीज हमने देखी है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट उसको कैसे हैंडल करते हैं। कई सारे लोग एक सिनोनिम्स के हिसाब से काफी सारे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं अकाउंट के नाम को। फोकस ये है कि उसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी अडॉप्ट की हुई है। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर कंट्रोल कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर कंट्रोल जो है उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कि डिमार्केशन क्या है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ
लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द म्युनिसिपल काउंसिल जो है बहुत डिफिकल्ट बना देती है, किसके लिए, उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए, टू फंक्शन एज इट्स इनक्विजिटोरियल बॉडी एज वेल। ठीक, सेपरेशन एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन हम कर नहीं सकते म्युनिसिपल गवर्नमेंट में, है ना, क्योंकि वहां पे existence of an independent finance officer responsible to the municipal council or its executive committee। तो इस केस में क्या होगा, जो म्युनिसिपल एक्सपेंडिचर है उनके कंट्रोल के लिए हमें सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट ही डिप्लॉय करना पड़ेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ द दिस पर्टिकुलर ऑडिटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, है ना, कि भाई उनका फॉर्मेट क्या है, और अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो क्या है। उसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि ये ना तो सिंपल है और ना ही पूरी तरह से चीजों को कवर करता है। कई बार ये होता है कि इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है या सरफेट ऑफ द इंफॉर्मेशन है। सो प्रॉपर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए दोनों चीजें जो है सही नहीं मानी जाती हैं और वो सिस्टम जो है लेक कर जाता है कई बार। चलिए, तो हमें जो लोकल बॉडीज की ऑडिट करनी है उसकी कोर ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उसमें कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना, आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिस्टम एंड उनकी रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट से एडियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना है और इसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, वैल्यू इज बीइंग फुल्ली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंट, तो वो भी हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है जी, चलिए, detection and prevention of the error, fraud and misuse of the resources is also one of the equally important objective in this particular situation। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऑडिट प्रोग्राम है लोकल बॉडीज के लिए, है ना, तो वो क्या, कौन रहेगा, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरली इंचार्ज होगा, किसके लिए, ऑडिट ऑफ म्युनिसिपल अकाउंट्स के लिए। जो बड़े बिगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, राइट, बैंगलोर हो गया, they have a power to appoint their own auditors for the regular and external audit। ठीक है, अच्छा, ऑडिटर को क्या करना है, उसकी अपॉइंटमेंट इंश्योर करनी है। ठीक है जी, ऑडिटर जब है लोकल बॉडीज को ऑडिट करेगा तो दे शुड रिपोर्ट ऑन द फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अभी हमने ऊपर बात किया था, है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, adherence to the legal and administrative requirement and whether the value is being fully received on money spent। एक एक पाई में जो है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज हमको पता करना है। ठीक है जी, ऑडिटर को ये भी तय करना है, ये भी इंश्योर करना है कि जो एक्सपेंडिचर या खर्चा किया है ना, वो रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉज को कंप्लाई करता है, कंफर्म करता है। ठीक है, अच्छा, जितने भी टाइप के सैंक्शंस हैं स्पेशली जनरल अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो भी इसको इंश्योर अपने उसमें ऑडिट में करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम द प्रोविजन and the same has been authorized by the competent authority or not, that should also be ensured by the auditor as part of the audit process। जितने भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट, whether they are running economically and getting the expected result or not, that should also be verified। इसको क्या कहते हैं हम, परफॉर्मेंस ऑडिट, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ये सारा। ठीक है, तो वही वाला लॉजिक यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो if you recollected, we discussed about this performance audit some time back over here। Let me show you quickly। चलिए, यहाँ पे हमने बात किया था, पेज नंबर ध्यान रखिएगा 13.11। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला सेक्शन खत्म होता है। अगले सेक्शन पे हम मूव करेंगे जो कि है ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एनजीओ को क्या कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है which raise fund from the members, donors या contributors apart from receiving donation of time, energy and skills for achieving their social objective। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि imparting the education, medical facility provide करना, गरीबों की मदद करना, इकोनॉमिक असिस्टेंस देना उनको,
डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में हेल्प करना, इमरजेंसी सिचुएशन जो आ जाती है, जैसे अभी कोविड काफी चल रहा था, राइट। सो कोविड के केस में भी लोगों की मदद करने के लिए कई सारे एनजीओ आगे आए, कई बार बाढ़ आ जाती है तो उस टाइम पे भी लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। कई सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी इस काम में इन्वॉल्व है। तो जो एनजीओ की डेफिनेशन है, इट्स ए इंक्लूसिव डेफिनेशन, है ना। इंक्लूड क्या क्या, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी हेल्थ वेलफेयर एजेंसी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, रिसर्च फाउंडेशंस हो गए, है ना। अच्छा, ये इनका रेंज ऑफ ऑपरेशन, रेंज ऑफ सर्विसेज जो है वो बहुत वाइड है, तो हम इस डेफिनेशन में तो इसको कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही इस वाले में कहा गया है। अच्छा, जो एनजीओ कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है ना, उनको अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, एक्रूअल बेसिस पर, जो सेक्शन 128 की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अकाउंट अगर एक्रूअल बेसिस पे नहीं मेंटेन है तो ये नॉन कंप्लायंस होगा, ठीक है जी। किसका, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे एनजीओ अपने अकाउंट, वो कोई भी कर सकते हैं, एक्रूअल बेसिस भी कर सकते हैं और कैश बेसिस पे भी कर सकते हैं। उनके पास, अब आप सोचिए कि इनके पास पैसा कहां से आता होगा, व्हाट इज द कोर एरिया फ्रॉम विच द मनी वुड हैव कम, है ना। और ये पैसा कहां कहां पे लगाएंगे एनजीओ, सोचिए। तो ये जो है, ग्रांट्स आ सकती हैं, डोनेशन आ सकते हैं, फंड रेजिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फी फ्रॉम द मेंबर चार्ज कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट फी दे सकते हैं, सर्विसेज जो दी है उसके लिए सर्विस की फीस चार्ज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आ सकता है, गिफ्ट, सेल ऑफ प्रोड्यूस या पब्लिकेशन के थ्रू आ सकता है, ठीक है जी। तो ये जो डोनेशन एंड ग्रांट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, और इसको हम कैसे दिखाते हैं, एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द एनजीओ, ठीक है। These में इधर भी क्या हो सकती है, फॉर्म ऑफ कॉर्पस कंट्रीब्यूशन आर ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिवॉल्विंग फंड, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो दिया है ना, ग्रांट का, रिवॉल्विंग टुवर्ड्स ए रिवॉल्विंग फंड, राइट। तो उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे अमाउंट बाय गिविंग द टेम्परेरी लोन फ्रॉम द फंड टू other NGO या beneficiary for their project, and then finally you will recover that loan, so you can give it to someone else again, and ये साइकिल चलता रहेगा, तो उसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिस एनजीओ के बीच में होती है। कई बार डोनेशन और ग्रांट जो होंगी वो मिलेंगी किसी एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, है ना। तो इसमें एनजीओ को क्या करना पड़ेगा, उसको परचेज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्वायर करना पड़ेगा एसेट फॉर विच द ग्रांट इज गिवन, ठीक है। कई बार ये काइंड में भी इनको ग्रांट मिल जाती है। काइंड में जैसे कि लैंड दे दिया किसी ने, मकान दे दिया, व्हीकल दे दिया, दुकान दे दिया, ऑफिस के इक्विपमेंट दे दिए, और कुछ नहीं हुआ तो फूड दे दिया, बुक दे दिया, बिल्डिंग मटेरियल दे दिया, क्लॉथ, बेड, रॉ मटेरियल फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, वूल, रीड, क्लॉथ एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी एनजीओ के पर्पस को या सर्विसेज को रेंडर करने में हेल्प हो सकता है। तो कई बार एनजीओ जो है वो काइंड में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, पैसा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट की तरफ जा सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जाता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस जाता है, जो प्रोजेक्ट एक्सपेंस होगा, चैरिटी करेंगे, डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन गिवन, इन्होंने जो दूसरों को दिया हुआ है उस पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इनकी ऑडिट करते टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है ना। सो एक एनजीओ का जो ऑडिटर है, राइट, अगर एनजीओ रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कौन सा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, है ना, और द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी या ट्रस्ट करेगा। सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो
द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पे कह रहा है कि जहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो क्या बताता है कि अगर एनजीओ या पीडीएस डिफरेंट statutes have specified certain audit reports, है ना, कि same needs to be furnished to the Ministry of Home Affairs within 60 days from the close of financial year। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई कुछ रेगुलेशन जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट हो गया या इनकम टैक्स एक्ट हो गया, राइट, ये चाहते हैं कि एनजीओ के अकाउंट का ऑडिट हो और वो जो ऑडिट होगी उसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज को। और अगर ये नहीं कर पाए, है ना, तो इट माइट लीड टू द forfeiture ऑफ सर्टेन एग्जेम्पशन एंड बेनिफिट्स ऑफ एनजीओ, जो एनजीओ को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑडिट करवा के रिपोर्ट सबमिट करना है, इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जो है 1976, उसने क्या कहा है, उसने फॉर्मेट दे दिया है अपना। ठीक है, क्या कहा है, अपना फॉर्मेट दे दिया है। जो इसमें कहा है कि एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 60 दिन के अंदर, है ना, सबमिट करना है। ठीक है, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो तारीख क्या बन जाएगी, मई 30। क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या है, 31 मार्च। ठीक है, वहां से 60 दिन गिनेंगे तो वो आता है मई 30। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो जब एनजीओ का ऑडिट कर रहे हैं उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि भाई एनजीओ का वर्क क्या है, उसका मिशन विजन क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है और इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। चूंकि हर एनजीओ का काम अलग अलग तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो दो एनजीओ के काम को हम बराबर कंपेयर करके नहीं देख सकते। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। जो भी रिलेवेंट स्टैट्यूट्स होंगे, है ना, रिसेंट अमेंडमेंट आते हैं, सर्कुलर आते हैं, जुडिशियल डिसीजंस वगैरह आते रहते हैं, राइट, कहाँ पे, ये जो मोटे मोटे मैंने रेगुलेशंस बात की है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट हो गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, है ना, एंड रूल्स रिलेटेड टू द स्टैट्यूट्स, उनके बारे में ऑडिटर को अपने आप को अपडेट रखना होगा। ठीक है जी, लीगल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझना होगा, उसका एमओए देखना होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना होगा और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझने होंगे कि भाई उसको अगर ऑडिट करना है तो अंडर विच क्लॉज वी हैव टू डू, वेदर इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और इट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वो चीजें भी ध्यान रखने वाली होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है उसकी पॉलिसीज को हम इवोल्यूट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख सकते हैं एनजीओ का, है ना, और उनके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल्स रिव्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो वो एग्जीक्यूट करते हैं उसकी गाइडलाइंस हम देख सकते हैं। उनकी जो फंडिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेट है, बजटरी पॉलिसीज है, उसको हम वेरीफाई, उसका नॉलेज हम ले सकते हैं। मिनट्स ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग कमिटी, गवर्निंग बॉडी, कमिटी देयर ऑफ, इस पर हम क्या देख सकते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे तो नहीं लिए हैं, ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इम्पैक्ट करेंगे। उन्होंने क्या अकाउंटिंग सिस्टम सेट किया हुआ है, क्या प्रोसीजर रखी हुई है, क्या इंटरनल कंट्रोल है ना, क्या क्या इंटरनल चेक्स हैं फॉर द एनजीओ, और उसको हम चेक करेंगे कि हमारे स्कोप में क्या क्या एप्लीकेबल हो सकता है। अच्छा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को हमें फोकस करना होगा यहाँ पे, क्योंकि कई सारी छोटी छोटी इमटेरियल इंटेंजिबल चीजें भी होंगी, तो हमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन जो है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड देयर रिपोर्ट फॉर द एनजीओ के बारे में भी अपने को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट रिपोर्ट होगा उसको भी पढ़ के समझ के आप फोकस कीजिए, ताकि आपको प्लानिंग में हेल्प मिले। ठीक है, चलिए, इसमें क्या आपको करना पड़ेगा,
आपको सारे एसेट, सारी लाइब्रेरी, सारे इनकम, सारे एक्सपेंडिचर जो है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में इंक्लूड करने पड़ेंगे ऑडिट प्रोग्राम में, ताकि आपका कोई भी मटेरियल आइटम जो है छूट ना जाए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है कुछ सीक्वेंसेस की कि इसमें कॉर्पस फंड को कवर कीजिए, रिजर्व्स को कवर कीजिए, ईयर मार्क फंड्स को कवर कीजिए, लोन्स को कवर कीजिए, प्रोजेक्ट एजेंसी बैलेंस को कवर कीजिए, फिक्स्ड असेट्स को कवर कीजिए, इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है ना, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का अप्रूवल है या नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा आया है नहीं हुआ है, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कितना है, कैश इन हैंड को कैसे डील किया हुआ है उसको फिजिकली वेरीफाई कीजिए, राइट, और अगर कोई इंप्रेस बैलेंसेस है तो उसको भी आप टैली कीजिए विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए, बैंक बैलेंसेस अगर है तो बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लीजिए, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अनएडजस्टेड अमाउंट है, उनके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन्वेंट्री आपका, इन्वेंट्री इन हैंड क्या है, और मैनेजमेंट से जो है सर्टिफिकेट ले लीजिए, किसके लिए, क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। मेजर खर्चा कहाँ पे होगा, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंस में होगा, तो उसमें एग्रीमेंट देखिए आप, है ना, कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं उस प्रोग्राम को अंडरटेक करने के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, इनकम टैक्स का मेंशनिंग कैसा है, डिपॉजिट्स रिटर्न्स जो है वो फाइल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें देखने वाली बात है। चलिए, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, जो पीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ईएसआई है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, राइट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो डिडक्ट किए जा रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन द डिस्क्राइब्ड टाइम। सो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी आप चेक कर सकते हैं। पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग वगैरह के खर्चे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इनकम जो एनजीओ का आ रहा है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट फॉर प्रोग्राम कैसे आ रहा है, उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन की रिसिप्ट जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके नोटिफाई किए या नहीं किए हैं अंडर एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फंड रेजिंग प्रोग्राम जो है वहां से क्या पैसा आया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस फंड को कलेक्ट करने के लिए, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल आपके पास क्या है, मोड ऑफ रिसीप्ट क्या है ना, एंड उस वाले जो कलेक्शन को है वो कहाँ पे रखते हैं और बैंक में कब डिपॉजिट करते हैं। तो ये सारे चेक एंड बैलेंसेस अपने को चेक करने हैं। अच्छा, मेंबरशिप फीस जो आती है ना, उसके लिए कोई रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंट्रेंस फी और एनुअल फी या लाइफ मेंबरशिप फी के बीच में क्लासिफिकेशन है या नहीं, उसका रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का रजिस्टर है या नहीं है, रिसिप्ट कैसे इशू की हुई है, रिकंसिलिएशन कैसा है ना, वो सारी चीजें अपने को चेक करना पड़ेगा। एंड फाइनली हमको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पे बात करेंगे। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव हुआ है एंड रिसीवेबल विद इन्वेस्टमेंट हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हमारा ये वाला सेगमेंट खत्म हो जाता है एनजीओ के लिए। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा, कौन है, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। क्या कहना चाह रहा है सोल ट्रेडर, है ना। तो भाई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, कि उसके अकाउंट्स ऑडिट हो, मगर कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवा लेते हैं। क्यों, ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि इन्वेंट्री ब्रोकर्स हो गए या फिर बैंक का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो, किसके लिए, लोन के लिए। तो उस केस में ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेगा, ऑडिटर ऑफ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न शैल बी अपॉइंटेड बाय द सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, अकेली जान, तो वही जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। चेंज करना है तो इट वुड बी ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, उसको बात करके समझना पड़ेगा। अच्छा, स्कोप जो है वो कौन डिटरमाइन कर सकता है, वो सोल प्रोप्राइटर आपका डिटरमाइन कर सकता है, और कंडीशंस भी अंडर विच द ऑडिट नीड्स टू बी कैरिड आउट, वो भी कौन बताएगा, सोल प्रोप्राइटर आपको बता देगा। कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का ना,
a case should be in writing and it should clearly define the scope of the work जो अपने को करवाने का है। तो इससे क्या हेल्प होगी, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हमारा बच जाएगा। ठीक है, अगर ये राइटिंग में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑडिटर लिख दे भाई। अगर कस्टमर जो है वो नहीं दे रहा है तो ऑडिटर जो है उसके क्लाइंट को स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज लिख के बता देगा और इसमें लिमिटेशन भी कॉल आउट कर दे कि क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है ना, इफ एनी, एंड फाइनली इसके ऊपर क्लाइंट का कंफर्मेशन ले ले। ठीक है, अच्छा, इसके जो एडवांटेज है या जो प्रोसीजर हमने जो है अभी सब्सिक्वेंटली ऑडिट ऑफ फॉर्म के केस में बात करेंगे वो प्रोप्राइटरशिप के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ फॉर्म कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा, पार्टनर करेंगे, either on the basis of a decision taken by them or to comply with a condition in the partnership agreement। ठीक है जी, उसका पैसा कौन तय करेगा, पार्टनर ही तय करेंगे, पार्टनरशिप फर्म है तो, है ना। ठीक है, उसका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो क्या कहना चाहिए, इट शुड क्लियरली स्टेट द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इट शुड बी क्लियरली स्टेटिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट विच इज टू बी कैरिड आउट, और अगर कोई लिमिटेशंस है अंडर विच ही वुड हैव टू फंक्शन वो भी बताना पड़ेगा। ऑडिटर बदल गया तो जो आ रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे पुराने वाले से। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, चलिए, ऑडिट शुरू करने के पहले क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि नेम एंड स्टाइल अंडर विच द बिजनेस शैल बी कंडक्टेड, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, है ना, फिक्स्ड रहेगी या वेरी करेगा ईयर टू ईयर बेसिस पे, पीरियड at the end on which the accounts of the partnership will be closed periodically and the proportion in which the profit shall be divided among the partner, या losses shall have to be contributed by them। ठीक है, अच्छा, whether the losses shall be borne by the partners or whether any of the partner will not be required to do so, सबको बराबर losses में भागीदारी करनी है या कोई उससे बचा हुआ है, ये भी यहाँ पे उसको समझने की जरूरत है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको मेंटेन करने के प्रोविजंस है ना, एंड द मैटर्स व्हिच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अवेलेबल फॉर द डिवीजन अमंग द पार्टनर, जैसे कि क्रिएशन ऑफ द रिजर्व हो गया, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन देना है, तो ये चीजें भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, उसकी बोरोइंग कैपेसिटी क्या है ना पार्टनरशिप में, rate at which interest will be allowed on the capital and loans provided by partner and the rate at which it will be charged on their drawings and current account। सैलरीज जो है वो पार्टनर को देना है क्या, या उनको विड्रॉल परमिटेड है अगेंस्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर है तो वो किस लिमिट तक उनको या किस एक्सटेंट तक उनको अलाउड है। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, एंड इन सब में से हु शैल बी एक्टिंग एज अ मैनेजिंग पार्टनर, इफ देयर आर पार्टनर है तो मोर देन वन ही ऑब्वियसली, तो उसमें से मैनेजिंग पार्टनर कौन रहेगा, राइट। सो वो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे बात करते हैं, तो फर्म के केस में बैंक अकाउंट कौन चलाएगा ये भी हमें पता होना चाहिए, और जो सरप्लस फंड होंगे पार्टनरशिप के उनको इन्वेस्ट कैसे करेंगे ये भी हमको पता होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है ना, जो कि एग्री किए हैं, पार्टनर्स के राइट्स एंड पावर्स क्या है, और उनकी अथॉरिटी implied authority to place the firm's credit or to render it liable क्या है, इसको भी हमें चेक करना होगा। एक पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करने के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है ना, तो उसमें सबसे पहली जो बात समझ में आती है वो ये है कि इट प्रोवाइड ए कन्वीनिएंट एंड रिलायबल मींस ऑफ सेटलिंग अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स। थर्ड पार्टी ने करके आपको इंडिपेंडेंटली असेस करके वॉलेट करके दे दिया है, उसके बेसिस पे सेटल कर सकते हैं और इससे डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मिटिगेट हो जाते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाती है
है ना। तो ऑडिट अकाउंट्स जो है वो पार्टनर्स ने एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, तो इट कंस्टिट्यूट्स ए रिलायबल एविडेंस फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट्स ड्यू फॉर द रिटायरिंग पार्टनर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ द कैपिटल, प्रॉफिट एंड गुडविल। ठीक है जी। चलिए, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर रिलाइड अपॉन बाय द बैंक्स, है ना। जब भी लोन देते हैं वो, तो उस टाइम पे ये काम में आ सकता है। इट आल्सो सर्व एज एविडेंस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी हेल्पफुल इन द नेगोशिएशन टू एडमिट ए पर्सन एज ए पार्टनर, स्पेशली व्हेन दे आर अवेलेबल फॉर ए नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। तो उस केस में भी हम इसको लेके काम में ला सकते हैं। ऑडिट जो है वो इफेक्टिव सेफगार्ड है कि भाई कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहा है बाय वर्किंग पार्टनर ऑफ पार्टनर, स्पेशली इन दोज केसेस वेयर पार्टनर हु आर नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ द फर्म। ठीक है, खास कुछ मैटर्स हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली कंसिडरेशन देनी होती है जब आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देखिए साइंड बाय पार्टनर, है ना, उसको ड्यूली ऑथराइज्ड होना चाहिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट जो है बाय द पार्टनर वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई लिमिटेशंस है तो दैट शुड आल्सो बी कॉल्ड आउट। मिनट बुक्स देखिए, है ना, कोई पॉलिसी डिसीजन लिया हो पार्टनर्स ने, है ना, उसके रिलेटेड मीटिंग मिनट्स हो। ऑथराइजेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ऑथराइज किया हो, कोई लोन राइज करने के लिए अप्रूवल आया हो, परचेज ऑफ असेट्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट जिनमें इंटर किए हुए, है ना, या एनी अदर सच मैटर जो कि ऐसा रूटीन में नहीं होता है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है जी। और क्या काम करना है? वेरीफाई करना है कि जो बिजनेस इन विच द पार्टनरशिप इज एंगेज्ड इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और बाय एनी एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन देयरऑफ एग्रीड टू सब्सिक्वेंटली, कि जो कोर पर्पस है वो उसमें डॉक्यूमेंटेड है। देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो रीजनेबल हो और एडुकेट हो इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द पार्टनरशिप। ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ नो पार्टनर हैज सफर्ड द प्रेजुडिशियली बाय एक्टिविटी एंगेज्ड इन बाय द पार्टनरशिप which it was not authorized to do under the partnership deed or by any violation of a provision in the partnership agreement. उसका कोई हक नहीं मारा जाना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट इट मींस बाय। अच्छा, इसमें हमें और क्या चेक करना है, कंफर्म करना है कि प्रोविजन का रखा गया है कि फर्म का जो टैक्स पेएबल है बाय द पार्टनरशिप वो है, इन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है उसके लिए, बिफोर अराइविंग एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल अमंग द पार्टनर्स। उसके बारे में भी बात हमें समझना है, देखना है और करना है। चलिए, फिर हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस वेरीफाई करना है ना, और उसको वेरीफाई करना है। इसको हमें समझना है कि भाई दिस हैज बीन डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा जी, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा हेडफोन हिल गया था। आई होप द वॉइस इज क्लियर। चलिए, तो हमने बात कर लिया है इसके बारे में कि जो P&L को जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वेरीफाई कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। LLP की अगर ऑडिट करनी है तो उसके बारे में क्या क्लॉजेस डाले गए हैं, है ना। तो LLP shall be under the obligation to maintain annual accounts reflecting true and fair view of its state of affairs, है ना। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में shall be filed by every LLP with the registrar every year। सो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये? अकाउंट ऑडिट करने हैं, रूल 24 ऑफ LLP, रूल्स 2009 जो है वो बताता है कि अकाउंट ऑफ एवरी LLP shall be audited in accordance with the rule 24। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। No mandatory insurance has been proposed in the act, है ना। What it means कि it would be difficult to assess insurance requirement of different types and size of the LLPs। ठीक है,
So this would depend upon the nature of commercial risk attached with the work or assignment handled by each. Common insurance requirement across a class of LLPs would result in increasing their cost of operation. ठीक है? Therefore, underlying concern is to the credit worthiness of the LLP in the event of a contractual default is being addressed through the statutory provision for solvency declaration, disclosure of financial information and audit. इनको क्या करना है, जो भी LLP होगा, हर LLP को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है, किसमें, फॉर्म 11 में, कहाँ पे, विद ROC, कितने दिनों में, विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 60 दिन कहाँ पे आएंगे, अभी हमने ऊपर बात किया था, अगर 31 मार्च आपका फाइनेंशियल क्लोजर डे है तो 30 मई जो है वो आपकी फाइलिंग का डेट बनेगा फॉर्म 11 में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो है वो भी फाइल करना है, फॉर्म 8 उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है ना। कितने दिनों में, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कहां से 30 डेज, फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट्स। ठीक है, चलिए, registrar would have power to obtain such information which he may consider necessary for the purpose of carrying out of the provision of the act from the designated partner or employee of the LLP. So registrar को ये हक है कि वो जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उसको पावर है। चलिए, तो यहाँ पे एक फीस वाला क्लॉज भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रार ऑल्सो हैव द पावर टू समन एनी डिजिग्नेटेड पार्टनर, उसको बुला सकता है, किसको, डिजिग्नेटेड पार्टनर को या एम्प्लॉय को उसके सामने। किस लिए, इन केस द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन फर्निश्ड या इन केस द रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू हिम। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर एंड देयर चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। इनको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन ऑफ एनएलपी इज 50 रुपया, 50 रुपीज आपको फीस जो है देना पड़ेगा। और सर्टिफाइड कॉपी अगर लेनी है या एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट अगर चाहिए अंडर सेक्शन 36 तो वो 5 रुपए पर पेज होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने इनके फाइलिंग की बात कर ली है, इसको साथ बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, है ना, और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की बात कर ली है। और जब भी पार्टनर्स चेंज होंगे तो उसका जो है नोटिस उनको लेना पड़ेगा, कितने दिनों में, विद इन द टाइम स्पेसिफिकली इंडिकेटेड इन द रिलेवेंट प्रोविजन। यहाँ पे हमने ऊपर बात किया था, यहाँ पे 60 दिन है और यहाँ पे विद इन 30 days from the end of 6 month of the financial year। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएलपी का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, है ना, कौन कर सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकता है, एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर जो है वहां पे भी अपॉइंट कर सकता है। कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर तो उस केस में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर की वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो उस केस में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर सकता है। भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर ने अगर नहीं किया तो पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर्स। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है एलएलपी को, इसके बारे में बात करेंगे। हमें मेंटेन करना है पर्टिकुलर्स ऑफ जितना भी पैसा आया है या खर्च किया है बाय द एलएलपी, एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। असेट और लायबिलिटी एलएलपी की जो है उसके रिकॉर्ड भी मेंटेन। इसके अलावा
कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। ये जो है इनके स्टेटमेंट, ये इनके रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करना है। एनी अदर पर्टिकुलर which the partners may decide should also be maintained। तो यहाँ पे ये बात हमने कर लिया। चलिए, एडवांटेज क्या रहेगा या पर्पस क्या रहता है या नीड ऑफ द ऑडिट क्या रहेगा एलएलपी के लिए, उसकी अब हम बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि भाई ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ एलएलपी जो है वो हेल्प करता है किसके लिए, डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सही बात है। अगली बात कह रहा है कि भाई पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो जाए तो उस डिस्प्यूट को हम सेटल कर सकते हैं, है ना, विद हेल्प ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट्स। बहुत बढ़िया। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा देते हैं फर्म को, दे विल गिव ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। तो ये लोन लेने के लिए भी काम में आता है। अच्छा, ऑडिटर जो बार बार विजिट करेगा और सजेशन देंगे बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इट विल हेल्प improvement of the management of the LLP, है ना। settling the accounts between partners at the time of admission, वहां पे हेल्प करते हैं ऑडिट अकाउंट। डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो रहा है, इंसॉल्वेंसी में चले गए या इंसैनिटी हो गया, तो ऑडिटेड अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड बाय दोज कंसर्न्ड हु हैव डीलिंग्स विद द LLP। तो ये भी एक बेनिफिट या एडवांटेज या नीड इसका हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि एक ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, है ना। डेफिनेट इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए राइटिंग में फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑडिटर को क्या मेंटेन करना है, रिकॉर्ड ऑफ द फर्म अपीयर टू बी करेक्ट एंड रिलायबल है या नहीं है, ही वाज एबल टू ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एंड वेदर एनी रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड अपॉन हिम। अच्छा, ये सारे एलएलपी के एग्रीमेंट पढ़ने हैं और ये फॉलोइंग प्रोविजन जो हमने ऊपर भी बात किया था, राइट, वो सारे होने चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडिशनल कैपिटल, राइट, इंट्रोड्यूस्ड और कंट्रीब्यूटेड, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ड्रॉइंग अलाउड टू द पार्टनर, सैलरी कमीशन पेएबल टू पार्टनर, बोरोइंग पावर ऑफ द एलएलपी, राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर एंड मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, ओके, any loan advanced by the partner or profit sharing ratio। अच्छा, एक पार्टनर मेंटेन्स मिनट बुक, he shall refer it for any resolution passed regarding the accounts। तो यहाँ पे जाके हम एलएलपी का चैप्टर, हमारा एलएलपी का सेक्शन जो है वो खत्म होता है। चलिए क्विकली बात करेंगे ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हमें ये जो कोर मैटर्स है उसके ऊपर फोकस करना है। कौन कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए उसका, अंडर विच द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेट अप। ये सिमिलर है जैसा एनजीओ के केस में हुआ था, वही यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के केस में होगा। अच्छा, वेदर द इंस्टीट्यूशन इज बीइंग मैनेज्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द लॉ अंडर विच इट हैज बीन सेट अप, तो लॉ के साथ कंप्लायंस करना है। इंटरनल चेक का क्या सिस्टम है और अकाउंटिंग ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड के बारे में उनका क्या प्रोसेस या क्या पॉलिसी डेफिनेशन है, उसको वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है। इनकम को वेरीफाई करना है कि इनकम कहाँ से आ रही है, कितना अमाउंट आ रहा है वो हमें वेरीफाई करना है, और वेदर इट हैज बीन डिपॉजिटेड इन बैंक रेगुलरली एंड प्रॉम्प्टली, वो हमें इंश्योर करना है, ठीक है। अच्छा, पैसा कहाँ से आता है, सब्सक्रिप्शन से आ सकता है, डोनेशन से आ सकता है ना। तो इस केस में चेंजेस मेड इन अमाउंट ऑफ एनुअल और लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में हमें बात करना है, उसको हमें तय करना है कि भाई ऐसा कोई चेंज मटेरियल इफेक्ट का आया है क्या। ऑफिशियल रिसिप्ट जो है वो इशू हुई है क्या, किस किस के लिए, कंफर्मिंग दैट एडिक्वेट कंट्रोल इज इम्पोज्ड ओवर अनयूज्ड रिसिप्ट बुक, ऑब्टेनिंग ऑल रिसिप्ट बुक कवरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, टेस्ट चेकिंग द काउंटर फाइल्स विद द कैश बुक, कैंसिल रिसिप्ट वगैरह अगर है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन ले लेंगे डोनेशंस की एंड एग्रीइंग देम विद द टोटल कलेक्शन शोन इन द अकाउंट्स। इंटरनल चेक सिस्टम को देखेंगे किस लिए, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द बॉक्स कलेक्शन, फ्लैग डेज एक्सेट्रा, एंड स्पेशल अटेंशन देना है किसको, टू द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर कलेक्शन एंड स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट ऑल कलेक्शन मेड हैव बीन अकाउंटेड फॉर। घपला होने के चांसेस कहाँ पे है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में, जब
यहाँ पे पैसा इनकमिंग है, तो इसलिए वहां पे उसको विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। टोटल सब्सक्रिप्शन और डोनेशन जो आए हैं उसको वेरीफाई करना है। फिगर्स पब्लिश इन द रिपोर्ट इशूड बाय द चैरिटी। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान रखना। लेगेसीज है तो बाय रेफरेंस टू करस्पॉन्डेंस विद एनी फिगर और अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में हमें वेरीफाई करना। ग्रांट्स को वाउचिंग करना है अमाउंट को, है ना, रिलेवेंट करस्पॉन्ड से, मिनट बुक से। सर्टिफिकेट ले लेना है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से शोइंग द अमाउंट ऑफ द ग्रांट्स रिसीव्ड, तो वो आप एक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम अगर है तो वाउचिंग द अमाउंट विद द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट काउंटर फॉइल्स। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख सकते हैं, रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी बेयरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, है ना। Checking that appropriate dividend has been received where any investment has been sold, ex dividend or purchased कम dividend। अच्छा, डिविडेंड की जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, है ना। और जिस इन्वेस्टमेंट में कोई डिविडेंड नहीं मिला है उस पर हमें खास तौर से नजर रखनी है, उसको स्पेशली एग्जामिन करेंगे, इंक्वायर करेंगे। रेंट के केस में क्या करेंगे, रेंट रोल को देखेंगे, है ना, टेनेंसी का एग्रीमेंट चेक करेंगे, अमाउंट ऑफ रेंट क्या है और ड्यू डेट क्या है, उसके हिसाब से रेंट को हम रेंट रोल के केस में क्रॉस चेक करेंगे एंड टोटल ऑफ द कैश बुक वेरीफाई करेंगे। ग्रॉस रिसिप्ट आउटगोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेशल फंक्शन लाइक कंसर्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा जो है हेल्ड इन एड ऑफ द चैरिटी, सो वाउचर कैश स्टेटमेंट के साथ उसको वाउचिंग करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड के केस में, है ना, तो वहां पे हम वाउचिंग द इनकम टैक्स रिफंड विद द करस्पॉन्डेंस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और रीपेमेंट ऑफ द क्लेम की जो है कैलकुलेशन को हम चेक करेंगे। एक्सपेंडिचर के केस में वाउचिंग पेमेंट ऑफ द ग्रांट्स कर सकते हैं, है ना। वेरीफाइंग द शेड्यूल ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड एज वेल एज इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टीज, बोथ मूवेबल और इमूवेबल दोनों यहाँ पे कवर होता है। टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ए टेस्ट बेसिस यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। कैश एंड बैंक बैलेंसेस को वेरीफाई करना है ना। एनी फंड्स कंट्रीब्यूटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स वाला काम हमारा खत्म होता है। चलिए अब बात करेंगे ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के केस में हमें कैसे ऑडिट करना है ना। जो स्पेशल स्टेप्स हैं उसमें क्या करेंगे, ट्रस्ट डीड या रेगुलेशन जो होगा उसको हमें रिफर करना पड़ेगा और उसके सारे प्रोविजन जो होंगे वो अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक होगी मैनेजिंग कमेटी का, उसको या गवर्निंग बॉडी को उसको पढ़िए, उसमें अगर कोई रेजोल्यूशन ऐसा मिलता है विच माइट अफेक्ट द अकाउंट उसको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। स्टूडेंट फी रजिस्टर में जो नाम इंटर हुए हैं फॉर ईच मंथ आर टर्म विद द रेस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर उसको क्रॉस चेक कीजिए, है ना। नेम ऑफ स्टूडेंट ऑन द रोल एंड टेस्ट अमाउंट ऑफ द फीस चार्ज, तो इसको आप क्रॉस टैली कीजिए कि कहीं पे कोई मिसमैच तो निकल कर नहीं आ रहा है, ठीक है। फीस जो आई है बाय कंपेयरिंग काउंटर फाइल्स ऑफ द रिसीव्ड ग्रांटेड विद द एंट्रीज इन द कैश बुक, उसको अपने को चेक करना है और कलेक्शन को ट्रेस करना है फी रजिस्टर कि भाई जो रेवेन्यू फ्रॉम दिस सोर्स हैज बीन ड्यूली अकाउंटेड फॉर। यहाँ पे भी एक स्कूल कॉलेज का मेजर पैसा कहाँ से आएगा, बाय वे ऑफ एडमिशन, तो वहां पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। अगर आप देखेंगे शुरुआत के 2-3 कंट्रोल जो है वो उसी के सिलसिले में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो फीस रजिस्टर की ही बात कर रहा है ना। इसको देखिए, इसके सारे कॉलम्स का टोटल अप करिए, कहीं उसमें तो मिसमैच नहीं रह गया है। अच्छा, दूसरा खर्चा कहाँ पे होता है स्कूल का, एडमिशन फीस वगैरह में, एडमिशन स्लिप्स जो साइन हुई है, ऐसा तो नहीं कोई अनऑथोराइज्ड स्लिप चली गई है, राइट। अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू ए कैपिटल फंड, जब तक कि मैनेजिंग कमेटी ने अगर कोई दूसरा डिसीजन नहीं लिया है तो। बहुत बढ़िया। अगर फ्री स्टूडेंटशिप है या कुछ कंसेशन दिए गए हैं, है ना, तो वो किसी एक ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए और उसके रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना चाहिए। लेट पेमेंट पर कई बार या एब्सेंस के ऊपर जो फीस कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। हॉस्टल में कई सारे बच्चे रहते हैं, कई सारे कॉलेजेस में हॉस्टल होते हैं, तो हॉस्टल ड्यूज वर रिकवर्ड बिफोर स्टूडेंट्स अकाउंट्स वर क्लोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मनी का ओमिशन ना हो पाए। ऐसा पता लगा कि हॉस्टल अकाउंट जो है वो बाद में कलेक्ट किया और उसकी एंट्री ही नहीं हो पाई, है ना। और कॉशन मनी अगर कुछ था डिपॉजिट तो वो उसको रिफंड कर दिया गया है बिफोर यू एक्चुअली क्लोज देयर अकाउंट, ठीक है। रेंटल इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी, द रेंट रोल को क्लैरिफाई करेंगे। एंडाउमेंट, लेगेसीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड को वाउच करेंगे, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से कोई ग्रांट मिली है
तो उसका मेमो ऑफ ग्रांट जो होगा उसके अगेंस्ट में उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कोई ओल्ड हेवी एरियाज ऑन अकाउंट ऑफ फीस, डॉर्मेटरी, रेंट्स वगैरह है तो वो भी हम मैनेजिंग कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। कॉशन मनी, अदर डिपॉजिट पेड बाय द स्टूडेंट ऑन एडमिशन हैव बीन शोन एज अ लायबिलिटी, है ना, एंड नॉट ट्रांसफर टू रेवेन्यू, क्योंकि दे आर रिफंडेबल है इन नेचर और वो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, बट मोटा मोटी ये सारी जो फीसेस के नाम यहाँ पे बताए हैं दे विल बी द रिफंडेबल वन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है इंडाउमेंट फंड्स का फॉर प्राइजेस आर केप्ट सेपरेट एंड एनी इनकम इन एक्सेस ऑफ द प्राइजेस हैज बीन एक्यूमुलेटेड एंड इन्वेस्टेड अलोंग विद द कॉर्पस। पीएफ का मनी जो स्टाफ का है वो इन्वेस्ट किया है एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज। ठीक है, डोनेशंस अगर कुछ आते हैं, है ना, तो वो लिस्ट करने और पब्लिश करना है एनुअल रिपोर्ट के साथ में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने हैं उनको वेरीफाई करना है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है उनको वाउचिंग करना है। ठीक है, इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द स्टाफ हैव बीन सैंक्शन्ड, वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होनी चाहिए और मिनट्स होने चाहिए उसके लिए, वो वेरीफाई करना है। Ordering inspection or receipt of the issue of the provision, food stuff, clothing and other equipment is efficient and all bills are duly authorized and passed before the payment। ये अपने को पेमेंट साइड में चेक करना है। तो मोटा मोटा ये सारे चेक्स वही है जो डिफरेंट एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होती हैं या पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में होती हैं, है ना। इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लॉथिंग, प्रोविजन, ये सारे वहां पे ज्यादा रहेंगे। अच्छा, रिफंड ऑफ टैक्सेस के बारे में वेरीफाई कर सकते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, है ना, वो क्लेम किए नहीं किए, रिकवर्ड सिंस द इंस्टीट्यूशन आर जनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो वो एक आइटम आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। अच्छा, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वेरीफाई कीजिए, है ना, और देखिए कि जो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज रेगुलर रिगार्ड्स टू पुअर बॉयज फंड एंड गेम्स फंड एंड हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ द स्टाफ, ये देखने वाली बात आपको यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से हम स्कूल या कॉलेज का जो है ऑडिटिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल के केस में क्या करेंगे? ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल के केस में भी सिंपल रहेगा, रजिस्टर ऑफ पेशेंट हमको देखना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ केस हमको देखना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रेंट देखना पड़ेगा, लेगेसी एंड डोनेशंस देखने पड़ेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फ्रॉम द कैश बुक टू द रेस्पेक्टिव रजिस्टर जहां पे वो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स रिकॉर्डेड है। ठीक है, वो हमें करना पड़ेगा। ऑथोराइजेशन एंड सैंक्शंस को वाउचिंग करनी पड़ेगी, ऑल परचेज एंड एक्सपेंस की वो प्रॉपर्ली ऑथराइज हुए थे नहीं हुए थे। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले इनकर हो गए विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द ट्रस्टी और द मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, ग्रांट्स एंड टीडीएस अगर कुछ है तो उसको वेरीफाई कीजिए, उसका जो मेमो होगा उसके अगेंस्ट में कुछ रिफंड अगर आना है इन रिस्पेक्ट टू टैक्सेस डिडक्टेड सोर्स, वो क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइटम है, आपको कंपेयर द टोटल ऑफ वेरियस आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम विद द अमाउंट बजटेड फॉर देम एंड रिपोर्ट टू द ट्रस्टीज। चलिए, इंटरनल चेक का सिस्टम आपको क्रॉस वैलिडेट करना है ना, इन टर्म्स ऑफ द रिसीप्ट एंड इशू ऑफ स्टोर, मेडिसिन होते हैं, लिनन होते हैं, apparatus होते हैं, क्लॉथिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इन सारी चीजों को क्रॉस वैलिडेट करना है और ये देखना है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन वहां पे, प्रॉपर प्रोसेसेस इन प्लेस है, सारे रजिस्टर रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। डेप्रिसिएशन हैज बीन रिटन ऑफ अगेंस्ट ऑल द एसेट्स एट द एप्रोप्रिएट रेट, इसको आपको चेक करना है हॉस्पिटल के ऑडिट के टाइम में। रजिस्टर, क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करने हैं? इंस्पेक्ट द बॉन्ड, शेयर स्क्रिप्ट, टाइटल डीड, प्रॉपर्टी, कंपेयर देयर पर्टिकुलर विद दोज इंटर्ड इन द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के साथ इसको क्रॉस वैलिडेट कीजिए आप। इन्वेंटरीज को लीजिए, इन्वेंटरी ऑफ व्हाट, स्टॉक की, स्टोर्स के, है ना, एंड ऑफ द ईयर, उसको परसेंटेज में फिजिकली जाके चेक कीजिए, सर्टेन सेट ऑफ द सैंपल आप पिक कीजिए एज ए परसेंटेज एंड उसको यहाँ पे लेके आइए। अच्छा, टोटल वैल्यू को लेजर बैलेंसेस के साथ आप पे क्रॉस टैली कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, है ना, ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। इस तरीके से आप जो है हॉस्पिटल का ऑडिट जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ क्लब अगर करनी हुई तो सिमिलर वे में फैशन में रहेगा, वहां पे भी पैसा कहां से आएगा? मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ना। अच्छा, सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आ सकता है, तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एंट्रेंस फी को आप टैली कीजिए, रजिस्टर्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, सब्सक्रिप्शंस जो है उनको आप टैली कीजिए, है ना। प्रीवियस ईयर के साथ अगर कुछ एरियर होता है तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। अच्छा, कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ जाते हैं तो हाउ दे हैव बीन एडजस्टेड एप्रोप्रिएटली, उसको आप क्रॉस चेक कीजिए।
वेरियस कॉलम्स जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उनको टैली कीजिए, है ना। मेंबर के ड्यूज वगैरह तो नहीं है विच आर इन एरिया, इंक्वायर वेदर एनी नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर देयर रिकवरी, है ना। और इररिकवरेबल है तो उसको आप मेंशन कीजिए इसमें ऑडिट रिपोर्ट में। इंटरनल चेक देखिए कि भाई वो जो है प्राइस ऑफ फूड स्टफ ड्रिंक्स वगैरह ऐसा तो नहीं ओवर चार्ज कर रहे हैं, देन इट इज गेटिंग टेलीड एप्रोप्रिएटली। फीस चार्जेबल फॉर द स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड सच एज बिलियर्ड टेनिस एक्सेट्रा जो है क्लब में, उसका इंटरनल चेक क्या है वो आपको वेरीफाई इसमें करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेस डेबिट्स फॉर ए सिलेक्टेड पीरियड फ्रॉम द सब्सिडरी रजिस्टर एंटर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस टू मेंबर्स टू कंफर्म दैट द अकाउंट ऑफ एवरी मेंबर हैज बीन डेबिटेड विद अमाउंट्स रिकवरेबल फ्रॉम हिम। तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर होना चाहिए। परचेज ऑफ एक्सपोर्ट आइटम पे बात करेंगे, फर्नीचर क्रॉकरी वगैरह है तो उसकी एंट्रीज जो है रेस्पेक्टिव इन्वेंटरी रजिस्टर में आ रही है या नहीं आ रही है। फूड स्टफ सिगार वाइन उनकी परचेसेस को वाउच करना है। इन्वेंटरी ऑफ फर्नीचर स्पोर्ट मटेरियल अदर एसेट फिजिकली जाके चेक कर सकते हैं। शेयर स्क्रैप बॉन्ड इन रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट को उनकी करंट वैल्यूज फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट को भी आप इंस्पेक्ट कीजिए। अच्छा, एग्जामिन द फाइनेंशियल पावर ऑफ द सेक्रेटरी, जो क्लब का सेक्रेटरी है उसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो एक्सीड हो गई है, स्पेसिफिक केसेस जो है आप मैनेजमेंट कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है ये सारे चेक एंड बैलेंसेस के साथ में आप ऑडिट ऑफ क्लब भी कर सकते हैं। मोटा मोटा एक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब तक आई थिंक हमने काफी सारे केसेस डिस्कस किए हैं और हम लेफ्ट ओवर केसेस को भी रन थ्रू करेंगे, मगर एक सभी में कॉमन पैटर्न निकल के आता है। ऑडिट ऑफ सिनेमा के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म वेरीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे, सिनेमा का कमाई कहाँ पे, एंट्रेंस पे है, तो एंट्रेंस टू सिनेमा हॉल कैसे कवर करते हैं, लीडिंग द शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट। सीरियल नंबर होना चाहिए, कोई भी टिकट लेके आ गया तो उसको कैसे काम चलाएंगे, राइट। तो इसलिए सीरियल नंबर होना चाहिए। बाउंड बुक में होना चाहिए, कोई अपना ही बुक छपा के नहीं आ गया, नंबर फिक्स होना चाहिए क्योंकि टिकट ही वहां पे प्राइमरी सोर्स ऑफ द ट्रुथ फॉर इनकम होगा। नंबर ऑफ टिकट जो है इशू कर रहे हैं इस शो के लिए वो डिफरेंट थ्रू द नंबर्स ऑफ द सेम क्लास फॉर द शो ऑन द सेम डे ईच वीक रन सीरियल, है ना। अच्छा, एडवांस बुकिंग अगर है तो सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट होना चाहिए ताकि आप डिफरेंशिएशन कर पाए कि कौन से एडवांस वाले हैं और कौन से ऑन द स्पॉट वाले हैं। इन्वेंटरी ऑफ टिकट इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है या नहीं, इसका इंटरनल चेक आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको और क्या करना है, आपको कंफर्म करना है कि एंड ऑफ द शो में जो है स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड इज प्रिपेयर्ड एंड कैश कलेक्टेड इज एग्रीड विद इट, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, वेरीफाई क्या करना है आपको, रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर फ्री पासेस एंड दैट दीज आर इशूड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। कोई भी कहीं भी उठा के किसी को भी फ्री रिकॉर्ड या फ्री पास नहीं दे देगा, उसके रिकॉर्ड प्रॉपर्ली अथॉरिटी के साथ आपको मेंटेन करने पड़ेंगे जब भी आप इस तरह की किसी व्यक्ति को एडमिशन दे रहे हो विद फ्री पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स जो कलेक्ट किया है, एंटरटेनमेंट टैक्स हम किसके लिए यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, फॉर गवर्नमेंट, राइट। अच्छा, उसके रिटर्न हमने हर महीने फाइल किए हैं या नहीं किए हैं वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। कैश बुक की एंट्रीज चेक कीजिए कि सेल ऑफ टिकट्स फॉर डिफरेंट शोज जो है वो डेली स्टेटमेंट के साथ क्रॉस टैली हो रही है या नहीं हो रही है। चार्ज अगर कुछ कलेक्ट किया एडवर्टाइजमेंट की स्लाइड के लिए, जो मूवीज आती है उसकी शुरुआत में आपने देखा होगा छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, राइट। या जब आप घुसते हैं तो सामने कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं या कुछ शॉर्ट एग्जिबिट्स होते हैं एंट्रेंस के टाइम पे, राइट। तो उसके लिए भी सिनेमा क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है, तो उसकी जो इनकम है उसको वेरीफाई आप कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट। दैट शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। चलिए बहुत बढ़िया। Vouch the expenditure incurred on advertisement, repairs and maintenance. No part of such expenditure should be capitalized. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड फर्नीचर, वहां पे सिनेमा हॉल में सबसे बड़ा क्या है, मशीनरी है जिसके थ्रू वो प्रोजेक्शन करेंगे और सीट्स हैं, राइट, जिसपे आदमी आके बैठेंगे, तो वही उनका मेन असेट हो जाता है, उसका डेप्रिसिएशन इसको दिखाना पड़ेगा। चलिए, vouch payments on account of film hire with bills of distributor and in the process the agreement concerned should be referred. Unadjusted balance जो है एडवांस पेड अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा। कलेक्शन of the share in the restaurant income should be inquired into either a fixed sum or fixed percentage. सिनेमा हॉल के साथ आपने देखा होगा खाने पीने का एक पेंट्री भी होता है, राइट,
जहाँ पे आपके चिप्स, पॉपकॉर्न, कोको कोला, समोसे, चाय वगैरह मिलता है। तो टिपिकली क्या होता है, सिनेमा हॉल उसके साथ एक एग्रीमेंट में होता है कि जो तेरा सेल का एक सर्टन परसेंटेज है वो मेरे पास आएगा, तो आपको उसके कलेक्शन ऑफ द शेयर को भी आपको चेक करना है, रेस्टोरेंट इनकम को। ये वाला ये पॉइंट जो है उस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर हायर परचेज और लीजिंग कंपनी है तो उसका ऑडिट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, राइट। जनरली स्पीकिंग क्या है, हायर परचेज एग्रीमेंट मींस होता है कि एग्रीमेंट अंडर विच goods are let or higher and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement includes an agreement under which क्या तीन मोटी मोटी कंडीशंस है। नंबर एक, पोजीशन ऑफ द गुड इज डिलीवर्ड बाय द ओनर thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount in a periodical installment, right। हायर परचेज की बात कर रहे हैं। property in the good is to pass to such a person on the payment of the last of such installment and such person has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes। इसका मतलब क्या है, hirer means the person who obtains or has obtained possession of the goods, किससे, ओनर से, अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट। और ओनर कौन है, आदमी जो lets or has let, delivers or has delivered possession of the goods to a hirer under a hire purchase agreement in order to complete the purchase of or the acquisition of the property in the goods of which the agreement relates, right। हायर परचेज के केस में तो ये अगर ट्रांजेक्शन चेक करेंगे तो हमें क्या क्या चेक करना होगा कि भाई जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में है नहीं है, और सारी पार्टीज ने साइन किया है या नहीं किया है, वो हमें देखना पड़ेगा। और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें क्लियरली कॉल्ड आउट होना चाहिए, प्राइस ऑफ द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट इज मेड फॉर, कैश प्राइस ऑफ द गुड, और मे बी परचेज बाय द हायर फॉर द कैश। उन दोनों में डिफरेंस रहता है। टिपिकली हायर परचेज प्राइस इज मोर देन व्हाट द नॉर्मल कैश प्राइस इज, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड रहता है। द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड, वो तारीख क्या है जब से ये चालू हो जाएगा एग्रीमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, ऑन विच द हायर परचेज प्राइस इज टू बी पेड, गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स इन ए मैनर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई देम, ये किसका हायर परचेज एग्रीमेंट है वो पता भी तो लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट शुड बी रिसीव्ड रेगुलरली एज पर द एग्रीमेंट, ये इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं झोल झाल तो नहीं है, तो वो चीज आपको यहाँ पे क्रॉस वैलिडेट करना होगा। अच्छा, लीज एग्रीमेंट अगर है तो यहाँ पे लीजी और लेजर बोल देंगे उसको, ठीक है, जो हायरर एंड हायरी है। तो आगे बढ़ेंगे इसमें, तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वहां पे है। नॉर्मल फाइनेंशियल लीज ट्रांजेक्शन यूजुअली गोस थ्रू द, ये नीचे एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है इसका मोडेलिटी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दिस। यहाँ पे AS19 जो है या AS17 जो है वो जो है लीज के बारे में बात करता है। अच्छा, दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनेंस लीज हो सकती है और ऑपरेटिंग लीज हो सकती है। फाइनेंस लीज के बारे में बात यहाँ पे कर लिया है ना। फाइनेंस लीज कब होगी, जब ये सारे क्राइटेरियाज मीट करेगा। ऑपरेटिंग लीज कब हो सकती है, जब ये मोटे मोटे क्राइटेरिया जो है, ब्रॉड डिफरेंसेस किस किस में, फाइनेंस लीज में और अरेंजमेंट में होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंसेस टेबल से पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कॉफी डिस्पेंसर्स वगैरह हो गए, उसको जब लीज पे लेके आते हो दैट मींस इट इज ए ऑपरेटिंग लीज। जब प्लांट मशीनरी, लैंड, ऑफिस, बिल्डिंग को लेके आते हो तो उस केस में आप क्या कहोगे, इसको फाइनेंशियल लीज कहोगे। ओनरशिप किसकी रहती है ऑपरेटिंग लीज में, asset remains with the lessor for the entire period of the lease। इसमें फाइनेंशियल लीज में ownership transfer option at the end of the lease period is with the lessee। title may or may not be eventually transferred। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देखेंगे ऑपरेटिंग लीज का। ऑपरेटिंग लीज जो है जनरली ट्रीटेड लाइक ए रेंटिंग अरेंजमेंट, है ना। लीज पेमेंट आर ट्रीटेड एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड द asset does not appear on the asset on lease balance sheet। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, इसको लोन अरेंजमेंट के थ्रू ट्रीट करता है, इसलिए एसेट ओनरशिप इज कंसीडर्ड ऑफ दैट ऑफ द लेसी एंड थस अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी। ठीक है, समझ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और ये रिव्यू आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर ऑपरेटिंग लीज द लेसी डज नॉट हैव एनी ऑप्शन टू बाय द एसेट ड्यूरिंग द लीज पीरियड। यहाँ पे क्या होगा, हैव ए परचेज ऑप्शन एट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, लीज टर्म क्या होगी,
generally extend to less than 70%, 75% of the projected useful life of the leased asset. यहाँ पे क्या होगा, generally more than or equal to estimated economic life of the asset under the lease arrangement. चलिए, operating running expense, lessee pays only the monthly lease payment. No running or administrative costs are to be borne. By example, registration, repair, are since on it gives only right to use the asset. इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और टैक्सेस भी जो है लेसी को देना पड़ेगा. टैक्स बेनिफिट, ऑपरेटिंग लीज इज एज गुड एज रेंटिंग, तो इसमें नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड बाय द लेसी. यहाँ पे क्या है, लेसी कैन क्लेम बोथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज फाइनेंशियल लीज इज ट्रीटेड लाइक ए लोन. उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. चलिए, अगला टॉपिक हमारा है ऑडिट ऑफ होटल्स के बारे में बात करेंगे. क्या क्या चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, है ना. होटल्स में क्या तकलीफ होती है, पिल्फरिंग, सामान का खराब हो जाना, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लीकेज जो हो गया है वो आपको देखना पड़ेगा. तो हम इंटरनल कंट्रोल के चेक एंड बैलेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे. चलिए, रूम की सेल्स कैसे हो रही है, राइट, गेस्ट बिल्स पे टिपिकली डालते हैं. तो जो रूम के अंदर आपने देखा होगा कई बार छोटे फ्रिज रखे रहते हैं या पेंट्री, स्मॉल पेंट्री बनाए रहते हैं ड्रिंक्स वगैरह के लिए, छोटे फ्रिज रख दिए जाते हैं, उसके अंदर फूड रहता है. तो वहां पे जो सेल होती है, या आप कई बार क्या होता है फोन करके ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो क्या होती है, रूम सेल्स होती है. तो वहां पे उसका पैसा जो है वो बिल पे चार्ज किया जाता है. तो उसको देखना है कि वहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो उसके रिकॉर्ड्स को आपको टेली करना होगा. इन्वेंट्रीज, आपकी जो सेलेबल इन्वेंट्री है फूड का, बेवरेज का, उसका इन्वेंट्री आपको टेली करना है रिकॉर्ड के वर्सेस, एज वेल एज आप सैंपल बेसिस पे उसका फिजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं. फिक्स असेट को आपको वेरीफाई करना. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है फिक्स असेट की, एक होटल में सबसे ज्यादा होती है फिक्स असेट्स, राइट, क्योंकि वही उनका मेन चीज होता है. अच्छा, मेनी होटल अकाउंट फॉर सर्टेन क्वासी फिक्स असेट्स सच एज सिल्वर एंड कटलरी और इन्वेंट्री बेसिस, ये इन्वेंट्री में आ जाता है उनका. तो इट इज ए असेट, मगर वो क्वासी फिक्स असेट में आ जाता है. वहां पे वो ध्यान रखना है, उनकी पॉलिसी को समझना है, उसके बेसिस पे हमको काम करना है. कैजुअल लेबर, अच्छा, होटल ट्रेड ऑपरेट्स टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑन ए कैजुअल लेबर को होती है. द रिकॉर्ड मेंटेन ऑफ सच वेज पेमेंट आर फ्रीक्वेंटली इनएडिक्वेट. क्यों, क्योंकि भाई वो बंदा आया नहीं आया है, अनस्किल्ड लेबर को भी एम्प्लॉय कर लेते. तो यहाँ पे थोड़ा सा डूबियस एरिया है, उसको आपको समझ के प्रॉपर कंट्रोल मैनेजमेंट ये होना चाहिए, ये आपको चेक करना है. कुछ अदर पॉइंट्स भी डिफाइन किए हुए हैं. लेजर कमिंग थ्रू द ट्रेवल एजेंट या बुकिंग एजेंसीज के थ्रू जो आते हैं, उसको यूजुअली मेड ऑन द ट्रेवल एजेंट और बुकिंग एजेंसीज के पास जाते हैं. तो वो आपको ध्यान रखना है. कमीशन अगर दिया है ट्रेवल एजेंट को, है ना, तो उसको चेक करना है एग्रीमेंट क्या है उसके केस में. अच्छा, प्रॉपर रिकॉर्ड रीमेंटेन फॉर बुकिंग ऑफ हॉल्स, अदर प्रीमाइसेस फॉर स्पेशल पार्टीज, बर्थडेज वगैरह के लिए आप टिपिकली हॉल बुक कर लेते हैं, राइट. सो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है वो हमको चेक करना है. रेस्टोरेंट में क्या होता है, किचन ऑर्डर टिकट्स होते हैं, या जो बेसिक रिकॉर्ड होता है, तो ये हमें इंश्योर करना है कि रेवेन्यू साइकिल आर इन ऑर्डर. ठीक है. चलिए, रिपेयर या माइनर रिनोवेशन होते रहते हैं, रीडेकोरेशन होता रहता है, तो उसे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है ना. मेजर अल्टरेशन वगैरह तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि वो उसको रेवेन्यू में डाल के आगे बढ़ गया है. तो ये हमको चेक करना है. Valuation of occupancy in progress at the balance sheet date is made and included in the account. ये आपको इंश्योर करना है as part of the audit, right? Occupancy is one of the major criteria. आगे बढ़ेंगे. जो टैक्स कलेक्ट किए हैं from the occupants on the food and occupation have been paid over to the proper authority. ये टैक्सेस जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके रिकॉर्ड भी आपको आपके ऑडिट में वेरीफाई करने होंगे. उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ चुका है दोस्तों, इसको आप कर लीजिए डबल ट्रिपल 4 टाइम्स स्टार मार्क. ठीक है. ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. और चलिए, सारे लोग ध्यान देंगे यहाँ पे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. इसका सेपरेट एक्ट है. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, सेंट्रल एक्ट है. ठीक है. फंडामेंटल लॉ इसमें डिफाइन किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर. अच्छा, क्या क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके भी कहा है कि भाई ये जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइंटिफिक लाइन. इसमें हम क्या बात करेंगे, कुछ गाइडलाइन देंगे मोटी मोटी इन द मैटर ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है कुछ अदर प्रोफेशनल सर्विसेज भी रेंडर कर सकता है, जैसे कि गाइडेंस इन अकाउंट राइटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल ऑडिट कैसे होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस क्या होती है, टैक्सेशन कैसा होता है. तो ये सर्विसेज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रेंडर कर सकता है. ठीक है.
सेक्शन 17 कहता है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का, कि रजिस्ट्रार शेल ऑडिट आर कॉस्ट टू बी ऑडिटेड बाय सम पर्सन अथोराइज्ड by him by general or special audit writing in this behalf the accounts of every registered society once at least every year, हर साल रिकॉर्ड उसके ऑडिट होने। कौन कहता है, सेक्शन 17 कह रहा है, किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, we are progressing very well and the audit under subsection 1 shall include an examination of overdue debts, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी भी कवर होना चाहिए। रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या हमें ध्यान रखना है जब आप ऑडिट करने वाले, किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स क्या है ना। कुछ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो परमिट करते हैं कि कोई गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्ड कर रखा है किसी ने कोऑपरेटिव अकाउंट्स में या कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी में, तो ऐसा आदमी भी ऑडिट कर सकता है अलोंग विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, व्हिच इज स्पेसिफाइड अंडर द चार्टर्ड अकाउंट एक्ट 1949, ठीक है, बहुत बेहतर। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर कौन करेगा, तो सारा माई बाप जो है रजिस्ट्रार है। Auditor of a cooperative society is appointed by the registrar, ठीक है, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या है, कहता है सेक्शन 43H ऑफ द सेंट्रल एक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, किसके लिए, कि बुक्स एंड अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करने हैं, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द शेयर होल्डिंग। सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल एक्ट क्या कहता है कि इन केस ऑफ ए सोसाइटी वेयर द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड, नो मेंबर ऑफ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी एज वुड एक्सीड ए मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग टू 1000 रुपीज। ये दोनों लिमिट का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। लोन नहीं ले सकता है, रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, किस एक्ट के थ्रू, सेक्शन 29 ऑफ द सेंट्रल एक्ट क्या कहता है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक ए लोन टू एनी पर्सन अदर देन ए मेंबर, उसके अलावा किसी को नहीं दे सकता है। बोरोइंग की बात कर रहा है, ठीक है, 29 में लोन देने के ऊपर है, अब बोरोइंग की बात कर दिया उसने। सेक्शन 30 क्या कह रहा है कि भाई रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है लोन एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट किससे, फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट मेंबर, जो मेंबर नहीं है उनसे लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिट्स ऑफ द बायलॉ ऑफ द सोसाइटी, जो भी उनके बायलॉज में लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंगली आप ये डिपॉजिट और लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। फंड जो होंगे सोसाइटी के पास उनका क्या कर सकते हैं, सेक्शन 32 ऑफ द सेंट्रल एक्ट कहता है कि सोसाइटी जो है मे इन्वेस्ट इट्स फंड, कहाँ पे, सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में रख सकता है, एनी वन ऑफ द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट को यहाँ पे कॉल आउट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर ऑफ एनी अदर सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई कोऑपरेटिव बैंक है अदर देन ए सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया हुआ है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी अदर मनी परमिटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट हुए हैं उनका एप्रोप्रिएशन कैसे करना है, सेक्शन 33 ऑफ द सेंट्रल एक्ट के हिसाब से करना है। कितना, प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू, कहां, रिजर्व फंड में, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और बोनस टू मेंबर। चैरिटेबल पर्पस से कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, हम बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप सुनिए नहीं इसको समझिए। अच्छा, वर्ड ऑफ कॉशन, ये जो स्टडी है ये आपकी रेगुलर स्टडीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम पूरा सेगमेंट कवर कर रहे हैं, पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, मगर ये आपके रेगुलर स्टडीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारी कोशिश यह रहती है कि हम
आपको 1, 1.5 या 2 घंटे के वीडियो में एक पूरे चैप्टर को, जो कि अकेले पढ़ने में आपको शायद बोरियत होगी, आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, उतना फास्ट आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपके साथ ये चैप्टर या ये वीडियो शेयर करते हैं ताकि आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन उस चीज का हो जाए। आप इस वीडियो को चला के छोड़ दीजिए और अगले 1 से 1.5-2 घंटे में आपका जो है पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। मगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी डिटेल स्टडी आपके नोट्स का। हम आईसीआई मॉड्यूल के थ्रू ही पढ़ाते हैं और हम उसी के थ्रू रिवीजन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है। आईसीआई की जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो सारी इस मॉड्यूल के अंदर लिखी हुई है। इसके साथ ही हम फ्यूचर में, अगर आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप हमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी इसको लेके आए, तो हम उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपके साथ डिस्कस करके सॉल्व करवा देंगे। आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्शन में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उनका भी सॉल्यूशन लेके आपके पास आएंगे। ठीक है जी, हो सकता है हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दें या हम कमेंट में तो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे ही। इंटेंट ये है कि आपको हेल्प मिले इन वीडियो से। अगर किसी बच्चे का 1 मार्क भी इस वीडियो की हेल्प से बढ़ जाता है तो हमारा जो टोटल एफर्ट है इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो समय हम स्पेंड कर रहे हैं ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। ठीक है जी, आपके जो भी सजेशन फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड देन हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर इम्प्रूव करें और ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके साथ बार बार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए लेफ्ट ओवर पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। जो रिजर्व फंड है आपके, उनका इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस आर यूटिलाइजेशन एज ए वर्किंग कैपिटल अगर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टेट भाई साहब ऐसे है, कुछ स्टेट एक्ट ऐसे है जो ये परमिट करते हैं। तो जब भी आप ऑडिट करेंगे करस्पॉन्डिंग स्टेट एक्ट को ध्यान में रखते हुए आप उसका सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करेंगे। ठीक है, बिजनेस ऑफ सोसाइटी एज ए वर्किंग कैपिटल आप यूज कर सकते हैं, एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और माइट यूज सम पब्लिक पर्पसेस में, जैसे कि प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी शैल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड द एजुकेशन फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात कर लिया। कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे बताई गई हैं किसकी, कोऑपरेटिव ऑडिट की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या हमें देखना है टू बी बोर्न इन माइंड व्हाइल डूइंग द ऑडिट। एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेब्ट देखिए, ओवरड्यू इंटरेस्ट चेक कीजिए, बिग डेब्ट का सर्टिफिकेशन लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट लायबिलिटीज कैसे कर रहे हैं, एडहेरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल के करस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, मेंबर्स रजिस्टर वेरीफाई कीजिए, एग्जामिनेशन उनकी पासबुक को कीजिए, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार जा रही है या नहीं जा रही है, ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी कीजिए, एंड डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमेटी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नीचे आते हैं। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर्स क्या है, सेक्शन 17 किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का जो है वो ऑडिट प्रोविजन कंटेन करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कोऑपरेटिव ऑडिटर के लिए। क्या कहता है, रजिस्ट्रार शेल ऑडिट आर कॉस्ट टू बी ऑडिटेड once at least in every year। ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ है। ये सारी वही चीजें हैं जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। एग्जामिन द ओवरड्यू डेब्ट्स को, है ना, ऑथोराइज करेगा इन जनरल और स्पेशल ऑर्डर में कि भाई एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू द ऑल द बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ ए सोसाइटी, है ना। तो उसको जो है आप इंस्पेक्शन के लिए लेके आ सकते हैं। अच्छा, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट क्या करेगा, ऑडिटर हैज टू सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट टू द सोसाइटी एंड कॉपीज देयरऑफ टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज सच एज डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार एटसेट्रा। ठीक है, कैसे सबमिट करना है ऑडिट रिपोर्ट को, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट करना है एज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। ये जो भी रिलेटेड रूल्स के केस में आप कर रहे हैं उसके केस में आपको सबमिट इसको करना है। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या रहेगा, ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच अपीयर टू बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो है उसमें रिकॉर्ड करना है आपको। ऑल सम्स व्हिच ought to have been but
नॉट बीन ब्रॉट इनटू अकाउंट बाय द सोसाइटी आपको कॉल आउट करना है। एनी मटेरियल और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सोसाइटी व्हिच अपीयर टू द ऑडिटर टू बी बैड और डाउटफुल ऑफ रिकवरी उसको आपको कॉल आउट करना है। एनी मटेरियल इरेगुलरिटी या इम्प्रोप्रिटी आपने एक्सपेंडिचर में देखा है या रियलाइजेशन ऑफ आर मनीज ड्यू टू द सोसाइटी, तो वो आप जो है आप इसमें अपनी रिपोर्ट में उसको बताने की कोशिश करेंगे। एनी अदर मैटर जो रजिस्ट्रार ने स्पेसिफाई किया हुआ इस रिपोर्ट में। अच्छा, नील रिपोर्ट अगर है तो द ऑडिटर विल हैव टू गिव ए नील रिपोर्ट। ठीक है जी, चलिए ऑडिट इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे डाला गया है। इसके लिए एक आया था 2002 में। कौन सा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऊपर क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे क्या है? मल्टी स्टेट। एक स्टेट से ज्यादा उसमें अगर है तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ये वो सोसाइटीज है जिनके ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। ठीक है, इसमें डिटेल्ड प्रोविजन डाले हुए हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ सच सोसाइटी। ठीक है, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड है दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पसेस। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ही डिटेल्ड प्रोविजन भी दिए गए हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या मेंटेन करने हैं? all sum of money received and expended, all sell and purchase of the good, assets and liability. अच्छा, if engaged in production, processing, manufacturing, तो books related to utilization of material, labor or other relevant item भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 72 के हिसाब से कौन कर सकता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है ना, एंड ही कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन है which are not eligible for appointment as auditor of a multi-state cooperative society। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता है, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकता है ना, ये एलिजिबल नहीं है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या एम्प्लॉय या ऑफिसर है मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो नहीं कर सकता है। हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ या एक ऑफिसर है ना, या मेंबर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भी नहीं कर सकता है। जो इंडेप्टेड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो भी जो है नहीं एलिजिबल है। अच्छा, किसने गारंटी दे रखी है भाई, तो वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है। अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? सेक्शन 70 पड़ेगा, है ना, कि भाई फर्स्ट ऑडिटर जो है बाय बोर्ड अपॉइंट हो सकता है विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच सोसाइटी। क्या समझे? बोर्ड जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एज पर सेक्शन 70 कैन अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ऐसा ऑडिटर कब तक होल्ड करेगा अपॉइंटमेंट? शेल होल्ड द ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ठीक है, बोर्ड भूल गया, बोर्ड से ना हो पाया अंडर दिस सबसेक्शन, तो क्या करेगा? सोसाइटी इन जनरल मीटिंग में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लॉज आ गया। चलिए, इसके बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग पे अपॉइंट करते चले जाना है ना, और ये खाली 1-1 साल का ही है। कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे अगला आ जाएगा। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 73 में कॉल किया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसमें कुछ पावर्स दी गई है, क्या क्या इंक्वायरीज कर सकता है? लोन एडवांसेस जो दिए हुए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, उसके बारे में जानकारी बता सकता है। ट्रांजैक्शन जो है वो बुक एंट्रीज है एंड दे डू नॉट प्रेजुडिशियली टू द इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर्सनल एक्सपेंसेस तो चिपका नहीं दिए रेवेन्यू अकाउंट में, वो इसमें देखने वाली बात है। Stated in the books and paper of the multi-state cooperative society that any shares have been allotted for cash। तो ये जो कैश है वो एक्चुअल में आया है या सिर्फ पेपर पे होके रह गया है, ये अपने को क्रॉस चेक करना है। ठीक है, ऑडिटर की रिपोर्ट का कंटेंट क्या रहेगा, इसका भी सेक्शन 73 में जो है बताया गया है। किसके 73 में? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में क्या बोला गया है कि भाई ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, और सबमिट करेगा किसको? मेंबर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस बारे में? जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन किए हैं,
और on every balance sheet and profit and loss account and on every other document required to be part of or annexed to the balance sheet or profit and loss account, which are laid before the society in general meeting during his tenure of office. अच्छा, रिपोर्ट क्या बताएगा? रिपोर्ट should state that his opinion and to the best of his information and according to the explanation given to him, the said account give the information required by this act in the manner so required and gives a true and fair view. दे रहा है या नहीं दे रहा है उसके बारे में बात करेगा। ठीक है जी, चलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है? टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टेन केसेस, अफेयर्स नॉट मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, तो वहां पे डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट हो सकता है। मैनेज्ड एज इट वुड कॉज इंक्वायरी टू इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री और बिजनेस, तो उस केस में भी स्पेशल ऑडिट हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन इज सच एज वुड एंडेंजर इट्स इंसॉल्वेंसी, तो उस केस में भी डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है उसके पास। अच्छा, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 78 में इंक्वायरीज कर सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार, है ना। इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर 79 में इंस्पेक्शन करवा सकता है ना। However, no inspection shall be made unless a notice of not less than 15 days has been given to the multi-state cooperative society. ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये टाइमलाइन मांग ली जाती है, टाइमलाइन पूछ ली जाती है। अच्छा, फाइनली द ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, तो क्या करना पड़ेगा आपको? चैप्टर 10 जो कंपनी ऑडिट है और चैप्टर 11 जो ऑडिट रिपोर्ट है ना। कंपनी से केस में आपको चैप्टर 10 के हिसाब से रिपोर्ट इशू करनी है और चैप्टर 11 के हिसाब से करनी है, और बाकी सारे के केस में आपको चैप्टर 11 के हिसाब से आपको रेफर करना है, या स्पेसिफिक एक्ट वगैरह में जो कॉल आउट किया गया है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके दोस्तों हमारा जो है आज का चैप्टर जो है खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर करें। हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, हम उनका रिजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही ऐसे जो वीडियो डालें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जो है इन एजुकेशनल वीडियोस का आनंद ले पाए। हमारी कोशिश ये है कि हम इन सीरीज के थ्रू आपका ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का कवरेज बढ़ा पाएँ, और इन वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो हमारे वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले ऐसे ही किसी एक एजुकेशनल वीडियो में। हमारे बाकी के जो सीरीज के वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप बाकी के चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। मैं चैप्टर 10 और 11 की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको जो है आसानी रहे उस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, I wish you all a very happy Diwali and very happy good day. Please stay safe in these testing times. Talk to you soon. Bye bye.